घर में गया तो एक आदमी आया, बोला कि भाई आप आए हैं, ये देखिए हमारे पास 52 डिसमिल जमीन है, ये सर्वे चल रहा है, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मेरा घर है, मकान है, और वो कह रहे हैं कि घर है, मकान है, कुछ भी है, कागज दिखाइए, कैसे होगा? मैंने कहा कि भाई हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने सीओ साहब को फोन लगाया, हमने बोला सीओ साहब ये क्या करेंगे इसका तो 52 डिसमिल जमीन में घर है, सब मकान बना हुआ है, फिर इनके पास कागज नहीं है, तो इनका तो बोला कि 3 डिसमिल जमीन दे सकते हैं। तो मैंने कहा ये सर्वे जमीन देने के लिए है कि वापस लेने के लिए है? आप इसको गौर से समझिए। मैं सर्वे करना अभी, क्योंकि ये मामला 2 दिन पहले ही मेरे पास है, मैं इसमें कुछ और भी पढ़ूंगा, काम करूंगा, बात करूंगा अपने दोस्तों से, समझूंगा। ये तो मुझे अजीब सा स्कैम लग रहा है। ये लग रहा है कि फिर से जमींदारों के पास, जिससे हमने जमीन वापस ली अपने हिस्से की, बस कागज नहीं मिला, अब फिर से वो जमीन जमींदारों की हो जाएगी क्योंकि कागज तो उन्हीं के पास है। ये क्या हो रहा है? तो हमारे संघर्ष, हमारी लड़ाइयां, हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की लड़ाइयों का क्या होगा? ये सवाल हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आप सब लोग, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि किसी को कोई समझ नहीं है, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि बात दिल तक पहुंच नहीं रही है, दिमाग तक पहुंच नहीं रही है। क्योंकि चाय दुकान पर हम सब लोग बैठ नहीं रहे हैं, कोई एक आदमी बैठ करके भाषण पे भाषण दिए जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी सुन सुन के हम सब उन पुराने लोगों को भूल चुके हैं। कभी कर्ण को हम लोग यशस्वी मानते थे, अर्जुन को मानते थे, उधर लगता है कि वो सब भुला गए, एक ही आदमी यशस्वी बचा है। खैर, उस सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि तो सवाल के जवाब मिल गए, फिर मैं उसके दूसरे एंगल से देखना चाहता हूं कि जाति जनगणना, जाति, मैंने कहा मेरी जाति खत्म नहीं हुई और खत्म होगी भी नहीं सर, क्योंकि मैंने ना देखा है, मेरी शादी होने वाली थी, उम्र हो गई थी, शादी करना था, मैंने प्रपोजल दिया, है ना, तो शादी में फूफा जी रुक गए कि शादी अपनी जाति में ही होनी चाहिए, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज एक पॉसिबल सोल्यूशन है जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि सब लोग ये सवाल करने लगे कि ऊंची और मध्यम और नीची जातियों के बीच में शादियां होनी चाहिए। आपस में हम सब शादी करना भूल गए। हम सबको ये लगा कि हम अपर कास्ट से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, अपर कास्ट हमसे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे जाति व्यवस्था टूटेगी। जाति तोड़ने की बात तो असल में हम आपस में थी। हमारी पत्नी हमारी ओबीसी है, लेकिन दूसरी जाति के हैं, इसीलिए फूफा जी शादी में नहीं आए। तो हम कहां तोड़ रहे हैं? हम सब आपस में तोड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को दोष कैसे दे रहे हैं कि वो हमारे साथ मजबूत होकर के खड़े हुए हैं? तो जाति जनगणना पर अगर बात करें, जाति की संरचना पर बात करें, तो जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि हमने इसमें कुछ नहीं किया। जाति की दंश को झेलने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि तुम जातिवाद कर रहे हो। हम ही से कहा जा रहा है, हम ही से कहा जा रहा है कि अरे तुम इतना देश घूमते हो, इतना दुनिया घूमते हो, तुम जातिवाद करते हो, जाति पर बात करते हो। मैंने कहा भाई, जाति का पूरा दंश हमने झेला, तिरस्कार हमने झेला और हम ही जातिवादी भी हो गए। ये बड़ी विडंबना वाली बात है ना? राजनीतिक समानता आ गई है, एक वोट एक आदमी बराबर हो गया है। ऐसा लगता है मुझे, जब मैं वोट करने जाता हूँ, लाइन में खड़ा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अंबानी भी लाइन में खड़ा होगा। कितना बराबर हो गया है ना देश, हम भी बराबर, अंबानी भी बराबर। लेकिन ठीक वोटिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद ना हम बराबर होते हैं, ना अंबानी हमारे बराबर होता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत जरूरी बात कही कि राजनीतिक समानता तो आएगी, लेकिन ये राजनीतिक समानता तब तक टिकेगी नहीं लंबे समय तक, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता इसके आधार में नहीं थी। और जाति जनगणना सामाजिक और आर्थिक समानता की बात है। मैं इस पर और भी आऊंगा
बार बार ये कहा जा रहा है, बड़ा मजाकी तौर पर कहा जा रहा है कि जाति जनगणना होगी तो समाज में उन्माद फैल जाएगा। मैं कह रहा हूं कौन सा उन्माद फैल जाएगा? मैं पक्षकर हूं, शायद आप सब इस बात से सहमत नहीं होंगे। बहुत लोग नहीं होते हैं। जब ये बोलता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर शांति दासता लाती है तो मैं हिंसा का पक्ष रखूं। मुझे वैसा शांति नहीं चाहिए, मुझे गुलामी वाली शांति चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस पाठकस का वंशज हूं, है ना। मैं एकदम से लड़ूंगा। और वही बात है, रूसो ने कहा, एक प्रोफेसर हैं, दार्शनिक हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने 17वीं शताब्दी में किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि जब आदमी एक तरह की व्यवस्था में बहुत लंबे समय तक रह जाता है तो वो व्यवस्था ही उसको अच्छी लगने लगती है। हम सब वो ये व्यवस्था जो है वो अच्छी लग रही है, इसीलिए हम सब व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करते, हम सब इसमें एडजस्ट करने की बात करते हैं। हमें ये पूरा व्यवस्था बदलना है, और वो व्यवस्था बदलाव की पहला कदम जाति जनगणना है। क्यों है? लोग उसको भी आएंगे, क्योंकि अब इतना आसान नहीं होगा। आप सब शिक्षक हैं, बौद्धिक लोग हैं, मैं आपको सही बात कह रहा हूं, इतना आसान नहीं होगा। जब भी किसी ने आवाज उठाई उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। मैंने तो अपने पिताजी को ही देखा है ना, बेचारी आधी जिंदगी जेल में गुजर गई, गुजरेगा, उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। हम सब थोड़े स्वार्थी तो हो गए हैं, हम सबको थोड़ा सहूलियत की आदत लग गई है, जबकि हम सब पहले जनरेशन के लोग हैं। मैं अपने गांव का पहला मैट्रिकुलेट हूं, पीएचडी को छोड़िए, पहला मैट्रिकुलेट हूं। पूरा गांव ही भोज कर दिया था मेरे मैट्रिक पास करने पर, भोज हुआ था। तो आप समझिए कि मैं पीएचडी, पीडीएफ पता नहीं क्या क्या कर गया हूं, सारी डिग्रियां ले लिया हूं और सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से ले लिया हूं। तब भी मेरा एक बार भी ना न्यूज़पेपर में, जागरण या राष्ट्रीय सहारा में नाम नहीं छपा कि मैंने जेएनयू के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान से पीएचडी पूरी की है। मैं अमेरिका, लंदन, अफ्रीका के 5 देश और रूस, रशिया, कोरिया, यहाँ वहाँ कितनी जगह प्रस्तुत किया हूँ, ये खबर नहीं छपी है। लेकिन हमारे गांव के एक आदमी के बच्चे शिक्षक बन गए बीपीएससी पीआरई में, उसका बड़ा सा नीचे। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। आप यहां नहीं बैठे रह सकते, आपको जाना पड़ेगा। मैं एक प्रोफेसर का नाम ले रहा हूं, एंटोनियो ग्राम्सी, जो मुझे बहुत फेवरेट हैं। जेल की 4 दीवारों के बीच में उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें जनता के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा। वो सहूलियत की जिंदगी नहीं जी सकते। मैं प्रोफेसर हूं, मेरी सैलरी, फर्स्ट सैलरी 1.5 लाख रुपए है। आप सोचिए कितनी सहूलियत है जिंदगी में, सब कुछ है, सब कुछ, जितना कुछ आप सोच सकते हैं इतनी सहूलियत है घर बैठे। इसीलिए सहूलियत मैं बार बार कहता हूं कि हर साल में ये जब बढ़ता है तो मैं हर बार कहता हूं कि हमारा मुंह बंद करने के लिए सरकार हमारे मुंह में पैसा ठूस रही है। इतनी 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 सैलरी दे रही है, और बाकी लोग जब नौकरी मांग रहे तो कह रहे कि बिहार से चले जाइए उधर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, वहां काम कर लीजिए, वहां 10,000 रुपए में काम कर लीजिए। सारे प्रोफेसर को इसीलिए ज्यादा सैलरी दी गई है। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप अपनी सहूलियत, हम अपनी सहूलियत से बाहर निकलें, गांव जाएं, लोगों से बात करें। हमें लग रहा है कि हम सब भी ना संस्कृताइज होने लगे, हम सब सहूलियत के चक्कर में ना ब्राह्मणाइज होने लगे हैं। हमें लगता है कि अरे क्या दिक्कत है, क्यों करना है, ये सब देख रहे हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, गवार हैं। हम अपने समाज के ऑफिसर्स लोगों से इतना दुखी हैं कि हमारे पिताजी बोलते हैं कि एक आदमी आया, उन्होंने सब उसके नाम से लिख दिया। हमारा आदमी आता है, कहता है जी कानून है, ऐसा नहीं कर सकते, वो लिख ही नहीं पाता है ना। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के वक्त में उसे बार बार ये याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो, राइट। सो दूसरा सवाल है, दूसरा कहता है कि आरक्षण की बड़ी बात होती है कि आरक्षण होगा, बढ़ेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, है ना।
देश बर्बाद हो जाएगा। इस पे आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अपनी नजर फैलाइए। 1991 में जब ओबीसी आरक्षण आता है, उसके बाद देश ने ज्यादा प्रगति की है कि उससे पहले भारत ज्यादा मजबूत था। सिंपल। भारत 1991 के बाद एक मजबूत स्थिति में आया है, ज्यादा प्रगति किया है।